अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जी वहाँ पर वो विराजमान हो गए ओवल ऑफिस में जी और उन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण एक्सिक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। बताइए कुछ जो महत्वपूर्ण ऑर्डर उन्होंने जारी किए। लॉस एंजलिस में बहुत आग भयानक लगी। ये कब लगी, क्या उसकी वजह बता सकते हैं और क्या डैमेज हो चुका है, किस तरह से आगे इसको कंट्रोल किया जाए? री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री के विषय को जानते हैं जी क्या बताइए? इंडिया और चाइना के 5 साल बाद संबंध कैसे होंगे आपकी राय में? डायरी राइटिंग, May I come in, sir? रिफ्लेक्शन। हाँ, आओ भाई आओ। विवेक आ जाओ। जी सर, मैं विवेक। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अशोकनगर जिले के चंदेरी से पूरी की हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री में ऑनर्स किया है और मैंने इग्नू से मास्टर्स की हुई है और उसके बाद मैं लगातार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। इग्नू से मास्टर्स किस विषय में? सर, हिस्ट्री में ही की है। हिस्ट्री में ही है। जी तो अच्छा, अब अच्छा और बताओ दो थोड़ा सा अपने बारे में। सर, मैं जॉगिंग करना पसंद करता हूँ और जब मुझे समय मिलता है तो मैं डायरी लिखना पसंद करता हूँ, जहाँ पर मैं अपने से स्वयं से जुड़ी और कुछ जो चीज़ें हैं जो मुझे अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलता है वह मैं करता हूँ। ये बताओ, आपने लिखा है सेल्फ रिफ्लेक्शन डायरी, जी तो डायरी राइटिंग एंड डायरी राइटिंग विद सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस होगा? कैसे समझाएंगे आप दूसरा आदमी को? जी सर, डायरी राइटिंग का अगर हम केवल तुलना करें तो यह केवल घटनाओं का जो एक क्रमबद्ध विवरण होता है वहां तक सीमित रह सकता है, परंतु अगर डायरी राइटिंग विद सेल्फ रिफ्लेक्शन कहूँ तो वह मेरे विचारों को, जो मेरे अनुभव हैं वह उन्हें सामने लाता है। मेरी जो क्या कमियां रही, मुझे जो कमियां आगे नहीं करनी है और जो मेरे लक्ष्य हैं जिनमें मुझे सुधार करने हैं। आपने किसी की डायरी देखी जिसमें थोड़ा बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन ना होता हो? देखा आपने? मतलब डायरी राइटिंग क्या बिना सेल्फ रिफ्लेक्शन के हो सकता है, ये पूछ सर, हो सकता है। हो सकता जी है? नहीं, आप प्रोफेसर। जी विवेक जी, जी सर। आपने बोला कि आपको जॉगिंग पसंद है, जी तो आप ये बताइए कि रनिंग और जॉगिंग में क्या फर्क है? सर, अगर हम तकनीकी रूप से बात करें तो अमेरिकन मेडिकल साइंस जो इसकी परिभाषा देती है वह यह कहती है कि जॉगिंग जो है वह 3 से 4 किलोमीटर पर नहीं, आवर। वो परिभाषा एक सिंपल लेमैन टर्म में हमको समझाइए कि किसको मैं समझूं कोई जॉगिंग कर रहा है जी या कौन रनिंग कर रहा है। सर, एक सामान्य जहां आप बहुत धीमी गति से आप दौड़ रहे हैं, धीमी गति से बहुत, जहां पर आपको कैलोरीज बर्न करने की कोई समस्या नहीं है, वह जॉगिंग हो सकती है। वहीं रनिंग आप अपनी पूरी ताकत से अपनी पूरी कैलोरीज को बर्न करके अपने शरीर को आगे की ओर जो रनिंग अपना पूरा पुश करते हैं उसको रनिंग मान सकते हैं। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जी वहाँ पर वो विराजमान हो गए ओवल ऑफिस में जी और उन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण एक्सिक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। जी बताइए कुछ जो महत्वपूर्ण ऑर्डर उन्होंने जारी किया। सर, पहला तो उन्होंने WHO से निकलने का फैसला लिया हुआ है। दूसरा, उन्होंने जो लैंगिक अवधारणा है उन्होंने यह कहा है कि अब केवल मेल और फीमेल जो ये 2 जेंडर होंगे। तीसरा, उन्होंने जो टैरिफ, एक जो मतलब वैश्वीकरण से अब वह संरक्षणवाद की तरफ जा रहे हैं कि अब वह जो मागा उनका जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके माध्यम से वह टैरिफ को जो लगा रहे हैं, विशेषता जो चीन और जो अन्य कंट्रीज हुई जैसे कनाडा और जो मेक्सिको हुई। और इसके अलावा उनकी जो कुछ पॉलिसीज हैं जैसे कि जो पेरिस क्लाइमेट है उससे भी वह निकलने की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ बड़े कदम उन्होंने उठाए। तो उन्होंने बहुत सारी चीज इमिग्रेशन पर भी कुछ कुछ कहा जी है, उसके बारे में बताइए। सर, इमिग्रेशन पे उनकी जो मैं महत्वपूर्ण बात समझ पाया हूँ, पहला तो यह है कि अब वो इलीगल जो इमिग्रेशन है उसे रोकने के लिए वह एक तो H1B वो जो उनका नागरिकता का जो प्रावधान था वह यह था कि अगर कोई जन्म अमेरिका में होता है किसी का तो वह वहाँ का सिटीजन बन जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा, वह जो इमिग्रेशन है उसे रोकने के लिए, जैसे कि उन्होंने भारत से भी जो कल ही विदेश मंत्री थे उन्होंने बात रखी, और या फिर जो अन्य मैक्सिको बॉर्डर है वहाँ पर उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, तो ऐसे कुछ लगातार वह इमिग्रेशन को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसका क्या भारत पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी सर, इसका भारत पर 2 तरह से प्रभाव पड़ सकता है। एक तो यह प्रभाव पड़ेगा कि वहाँ पर जो अमेरिकन नागरिकता मिलती थी अब वह उसमें एक समस्या आ सकती है, क्योंकि जो अभी हम ग्रीन कार्ड लेकर जो अमेरिकन नागरिकता ले लेते थे और वहीं सेटल हो जाते थे, एक वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है।
दूसरा सर H1B वीजा से के माध्यम से अगर हो सकता है वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लगे तो वहाँ पर ये समस्या हो सकती है कि भारत में जो अभी जो जॉब ग्रोथ होती थी वहाँ से रेमिटेंस आता था, इसमें समस्या हो उन्होंने सकती आज पेपर में लिखा हुआ है कि वो H1B वीजा के पक्ष में है। है। जी सर ऐसा कहा जाता है कि अभी विरोधाभास की स्थिति है वहाँ पर इस चीज़ में, क्योंकि यह भी कहा गया है कि मस्क और जो अन्य सपोर्टर हैं वह यह भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं H1B वीजा अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी बहुत आवश्यक है। अगर वहाँ पर इतने सहज लोग और जो इतने तकनीकी में पारंगत लोग हैं अगर वह नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी वहाँ थे, जी तो उनका कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुआ, जी उसके बारे में बताइए। सर मेरी जानकारी में अभी क्वाड के संदर्भ में विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, जहां पर जो हिंद प्रशांत हमारा जो क्षेत्र है जो कि अभी संवेदनशील रूप में जाना जाता है, वहां पर शांति बनाने की बात हुई है। और भारत ने यह भी कहा है कि जो 18,000 इमाइग्रेंट हैं उन्हें भी भारत वापस ले लेगा। ऐसे कुछ दो महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे याद आ रहा है। तो ये जो मीटिंग हुई क्वाड की, जी वो भारत के लिए अभी फिलहाल क्यों इम्पोर्टेंट है? जी सर भारत के लिए सर चूंकि सीमावर्ती रूप में जो चाइना है उनसे हमारे संबंध कई मुद्दों पर कई बार जो चिंताजनक हो जाते हैं, तो ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक अपनी प्रेजेंस दिखाना, दूसरा जो नहीं वो तो एक क्वाड का है, जी। ये मीटिंग खास करके क्यों इम्पोर्टेंट है? सर इसके बारे में और स्पेसिफिक में जानकारी पढ़ूंगा सर। धन्यवाद। जी ओके विवेक, जी अभी बात चल रही थी डायरी राइटिंग की, जी तो आप जर्नलिंग को और डायरी राइटिंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? और अगर डायरी राइटिंग विद रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे जी। तो जर्नलिंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जी सर अगर हम जर्नलिंग की बात करते हैं, वह होता है कि सिर्फ स्वयं से बातें करना, अपने विस्परिंग जो एक होता है सब, वह जर्नलिंग से संबंधित हो सकता है। परंतु डायरी राइटिंग में इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, कि यहाँ पर आप अपनी डे टू डे गतिविधियों को भी साथ में लिखते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और इसमें जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन को जोड़ लेते हैं तो इसमें जर्नलिंग का भी एक जो छोटा पहलू होता है वह भी शामिल हो जाता है, कि आप कहीं ना कहीं खुद को भी एनकरेज कर रहे हैं, खुद के बारे में भी अपने आप को समझा रहे हैं। तो बड़ा फोकस्ड है जर्नलिंग अगर आप करते हैं तो बड़ा फोकस्ड है कि साहब मैं इतने परसेंटेज मार्क्स लाऊंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा, इस प्रकार से टारगेट है, आज मैंने जी। इतना अचीव किया, ये शॉर्टफॉल था और ये मुझे आगे करना है। जी तो वो बड़ा स्पेसिफिक हो गया, जी क्योंकि अब डायरी राइटिंग और अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन को मिक्स करते हैं जी। तो वो एक अलग किस्म की चीज़ निकल के आती है। अगर आपको ग्रोथ के लिए ही करना है तो क्या जर्नलिंग ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? सोच की बात जी। है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। परंतु सर इसमें डायरी राइटिंग में मुझे यह लाभ हो जाता है कि यहाँ पर मैं केवल अपनी ग्रोथ की बजाय अपने वह भाव जो मेरे और मेरे समाज से जुड़े हुए हैं, मेरी जो अंतर्निहित भावनाएं हैं और जो विचार हैं, उनकी भी मैं कई बार अपने जो पन्नों पर लिख लेता हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर इंडिविजुअल बनाने में सहयोग करते हैं। लॉस एंजलिस में बहुत आग भयानक लगी जी। है, ये कब लगी, क्या उसकी वजह बता सकते हैं, और क्या डैमेज हो चुका है, किस तरह से आगे इसको कंट्रोल किया जा रहा है? सर अभी कुछ 1-2 हफ्तों से इसकी न्यूज़ सामने आई कि जो आग का एक बहुत मतलब बड़ी स्तर पर आग लगी। इसके पीछे सर जो कारण है वह एक तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है, दूसरा वहाँ पर सांता क्रूज जो हवाएं जो विंड चलती हैं उनका भी एक जो कारण बताया जा रहा है, तीसरा सर यह भी बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के जो वह जंगल है वहाँ पर शुष्कता का एक वातावरण आ रहा है, तो वो शुष्कता के कारण हवा जो है वह चल रही है, तो वह आग और फैल रही है। सर नुकसान की मैं बात करूं तो मुख्यतः हमारा पर्यावरण जो है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वह नुकसानदेह हो रहा है, ह्यूमन कैजुअलिटी भी हो रही है, कहीं ना कहीं वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है। और अब जो दौर है वह पर्यावरण में एक जगह अगर कहीं नुकसान होता है तो वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर भी प्रभावित करता है, तो ऐसा कुछ बिल्डिंग्स भी डैमेज हुई हैं? जी सर बिल्कुल हुई होंगी। लगभग कितनी हुई होंगी, एक अंदाज़ा मोटा मोटा? सॉरी सर ये स्पेसिफिक अंदाजा, और कितने एकड़ में आग फैली हुई है अभी फिलहाल, कुछ आइडिया? सॉरी सर मैं पढ़ूंगा इसके बारे और कैसे इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? में। जी सर कंट्रोल करने के लिए सर जैसे हेलीकॉप्टरों का यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, बड़े स्तर पर जहाँ जो आग फैला सकते हैं ऐसे जो शुष्क कचरा है उसको हटाया जा रहा है, ऐसे कुछ लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। ओके, एक अभी शब्द चला था सैटेलाइट डॉकिंग, जी तो डॉकिंग के बारे में थोड़ा बताएं। जी सर डॉकिंग का तात्पर्य है कि जब अंतरिक्ष में जाकर 2 सैटेलाइटों को हम जोड़ते हैं, जिसके माध्यम से हम वहाँ पर एक स्थायी एक ऑब्जेक्ट खड़ा करते हैं, उसको डॉकिंग कहा जाता है, जिसे हाल ही में इसरो ने अचीव किया। तो इसका क्या बेनिफिट होगा अल्टीमेटली फ्यूचर में, जी। और क्यों किया जा रहा है ये? जी सर इसके 2 बेनिफिट हो सकते हैं। पहला तो यह है कि हम ह्यूमन को भेजने वाले हैं गगनयान के माध्यम से, तो अंतरिक्ष में एक चूंकि हम अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाना चाहते हैं, एक वह फायदा हुआ। दूसरा भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित करने जा रहा है,
तो ऐसा करने के लिए प्राथमिक रूप से आपके पास डॉकिंग की सुविधा होना बहुत जरूरी है, तभी आप निकट भविष्य में इतना बड़ा एक स्पेस स्टेशन खड़ा कर सकते हैं। और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं डॉकिंग की? क्या सर इसकी? इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस और हो सकते हैं? जी सॉरी सर, अभी इसके बारे में मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। रिफ्यूलिंग भी हो सकती है? जी हाँ, रोका जा सकता है, वहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पर जाके रिफ्यूल हो सके सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स को। राइट। अभी हाल ही में एल&टी के एमडी ने और इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं उन्होंने कहा कि सर 90 घंटे काम करना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए। जी तो उससे आप आज के पीढ़ी पे क्या इसका असर दिखता है? सर मैं मानता हूँ कि भारत विकासशील देश है, इसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने की आवश्यकता है, परंतु सर अगर हम कार्य के घंटों को क्वांटिटी के हिसाब से ना देखकर क्वालिटी के हिसाब से देखें, पर युवाओं को इस चीज़ के लिए फोकस करें कि बस वह अपना कार्य बेहतर करें, ना कि उन पर घंटों का दबाव डालें, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। अगर उन पर ऐसा दबाव डाला गया कि आपको 70, 80, 90 घंटे काम करना है, तो कहीं ना कहीं वह मानसिक प्रताड़ना के भी शिकार हो सकते हैं, और जो लगातार अभी जो मानसिक तनाव, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो हमें करना यह चाहिए कि भले ही आप 70 आवर काम करें, पर उतना उनको इंसेंटिव मिले, और उन पर जो आज दुनिया राइट टू डिस्कनेक्ट की ओर बढ़ रही है, तो हमें भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव अपनाने चाहिए कि हम अधिक दबाव ना डालें। अगर हम 90 घंटे की बात करेंगे और 7 दिन काम करेंगे, जी उन्होंने संडे को भी बोला काम करने के लिए, जी तो एक दिन में एवरेज कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ऑफिस में प्रेजेंस कितने घंटे की हो सकती सर, अराउंड 13 आवर है? के 13 होंगे। घंटे। वो जो Travel- बहुत मुश्किल है ऐसा करना। ट्रैवल भी करेंगे, जी, आना और बिल्कुल। जाना, कम्यूट भी होगा, जी तो 15 घंटे आप ऑफिस में रहेंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए सर इस चीज़ को स्वीकार करना मुश्किल है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम युवाओं को उन्हें कार्य के घंटे ना बढ़ाए जाएं, उन्हें गुणवत्ता कार्य की बढ़ाने के पर फोकस करना चाहिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा सोशली? सर हेल्थ वाइज तो होगा ही होगा, जी। सोशली क्या होगा? सर इसमें हम एक तरह से यह देख सकते हैं कि अगर जब भी कार्य का दबाव पुरुषों पर पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो गुस्सा है वह महिलाओं पर भी कुंठा निकालते हैं। तो एक हो सकता है कि लैंगिक असमानता का भी एक मुद्दा उठ जाए। दूसरा सर सोशली ये हो सकता है कि कई बार जब आपके कार्य का दबाव आप पर ज्यादा रहता है, तो आप उल्टा कार्य तो कर ही नहीं पाते, उल्टा फिर आप कार्य छोड़कर अलग अलग असामाजिक गतिविधियों में भी संलग्नित हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रभाव मैं देख सकता हूँ। ओके, थैंक यू। भारत के गौरवशाली इतिहास के विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, जो साक्ष्य के रूप में भारत का जो गौरवशाली इतिहास प्रारंभ होता है, वह हर्यक वंश से शुरू होता है, और उसके बाद जब भारत में उपमहाद्वीप में अशोक और जो मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े शासन हुए, जहां पर उन्होंने पहले ही एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दे दी, जो कि यूरोप से सैकड़ों साल पहले थी। भारत ने गणतंत्र दे दिए, भारत ने लोकतंत्र को बहुत पहले जन्म दिया। इसके अलावा बहुत से वीर सपूत भारत में पैदा हुए, गुप्त वंश जैसा आया, स्वर्ण युग जिसे भी करार देने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद भारत में चोल वंश जैसा एक साम्राज्य आया, जिसने न केवल उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से पर बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक भी अपनी गाथा फैलाई। कौन वंश बताया आपने? चोल वंश। चोला जी। उसके बाद जो भारत में मुगलों का आगमन हुआ, तो अकबर जैसा एक जो धर्मनिरपेक्ष और ऐसा शासक सामने आया, जिसने मध्यकालीन वातावरण में भी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। शिवाजी जैसे रूलर भारत में रहे, और उसके बाद भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन, जहां पर बहुत से वीर सपूत सामने आए, तो ये बहुत बड़ा गौरवशाली भारत का इतिहास। री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री के विषय में कुछ जानते हैं? जी, क्या बताइए? सर सामान्यतः कहा जाता है कि इतिहास, हर पीढ़ी को अपने इतिहास को स्वतंत्र रूप से देखने की जरूरत होती है। तो ऐसे में रीराइटिंग का कंसेप्ट हमेशा से चला आया है, परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रीराइटिंग करते समय आप पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों को आधार बनाएं, विदेशी विवरणों को आधार बनाएं, परंतु उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिकरण ना हो जाए। अगर रीराइटिंग करते समय हमें अगर हम सावधानी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं नए पर्सपेक्टिव सामने आएंगे, सबोल्टन जैसी विचारधारा भी सामने आएगी। ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के लिए बहुत अच्छा है। इंडो अमेरिकन सिविल न्यूक्लियर डील क्या है? जी सर, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो सिविल यूज करने के लिए लाई गई थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बिजली का उत्पादन हुआ, उसमें कुछ चिकित्सक गतिविधियों में उसमें न्यूक्लियर डील का यूज करना, ऐसे कुछ चीजें शामिल थी। हालांकि इसमें काफी टाइम तक जो कुछ बैन जो रहा, परंतु अब दोबारा इस पर बात हुई है, और इसमें हम आगे लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारे ऊपर प्रतिबंध थे न्यूक्लियर डील से संबंधित, वह हटे हैं, और अब हम इस पर और अच्छे से कार्य करने जा रहे हैं। कुछ और भी जानते हैं इसके विषय में? सॉरी सर, पढ़ूंगा मैं इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू। आप कुछ जनरलाइज शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने कहा
अशोक मौर्य साम्राज्य जैसे साम्राज्य हुए, जी तो अशोक तो मौर्य साम्राज्य का ही पार्ट था, अलग था उससे, नहीं, बिल्कुल मौर्य साम्राज्य के था। isn't it? जी अगर आप मौर्य साम्राज्य ही कह देते तो उसमें अशोक का तो स्थान सबसे आगे है। जी बिल्कुल जी, याद रखो। एक और ऐसे ही आपने जनरली कहा गुप्त साम्राज्य, और उस समय भी कहा, तो मैं मतलब थोड़ा सा ध्यान सावधान रहने की जरूरत है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, उसको आप उतने ही शब्द इस्तेमाल करें जितने वास्तव में जरूरत है ना? Definitely. खैर, मुझे ये बताइए कि हम लोग सॉफ्टवेयर के काम तो बड़े अच्छे करते हैं, मगर हार्डवेयर में क्यों पिछड़ जाते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक ही ले लीजिए, कंप्यूटर्स ही ले लीजिए। सर उसके एक दो कारण जो मुझे समझ में आते हैं सर, वह एक तो हार्डवेयर की चीज़ें, हमारे पास जो क्रिटिकल मिनरल्स हुए, खनिज संपदा हुई, उसमें भी हमें कई बार आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुए। दूसरा तो सर मिलते तो हैं ही, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो बैन है, इंडिया बैन है उनसे, जी फिर भी मतलब आप ये मान के चलिए कि अवेलेबल हैं, इंपोर्ट करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है आजकल, तो ग्लोबल विलेज हो गया है ना हर जी। देश। तो फिर भी हम सॉफ्टवेयर में तो तरक्की करते हैं, हार्डवेयर में क्यों पिछड़ जाते हैं? सर हार्डवेयर में हमें सोच के बताओ। तरक्की करने के लिए सर मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। मतलब हमारे पास सॉफ्टवेयर स्किल हैं, हार्डवेयर स्किल नहीं है। जी सर, वो सर्विस सेक्टर से संबंधित हो जाते हैं, तो भारत में सर्विस सेक्टर तो काफ़ी अच्छे से फिर ग्रो वही मैं कह रहा हूँ, जी सर्विस सेक्टर तो पनप रहा है, जी हार्डवेयर क्यों नहीं पनप रहा? उसे सर्विस सेक्टर कह लो या सॉफ्टवेयर कह लो, बात तो घूम फिर के वही है ना। जी सर, कुछ मामले में यह भी हो सकती है कि जब हमारी पॉलिसी मेकिंग की गई तो हमने जो प्राइमरी सेक्टर है उससे हम टर्शियरी सेक्टर पर सीधे चले गए, वहाँ पर जो पीछे रह गए उसका कारण यह भी रहा कि जो ओपन मार्केट उस समय नहीं था। इसके अलावा सर यह भी देख सकते हैं हम कि जैसे कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स नीति जो इन मामलों में हुआ, तो वो जो ओपन सिविल सर्वेंट्स जिम्मेदार है इसके लिए। सर कहा जा सकता है कि सीमित मात्रा में जो अगर हमें जो रेगुलेशंस में छूट मिलती थोड़ी, इसके अलावा अगर हम हमारा जो तो सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है। मिनिस्टर्स की ज्यादा जिम्मेदारी है या अफसरों की ज्यादा जिम्मेदारी है? सर मुझे मैन्युफैक्चरिंग को एक बढ़ावा जी। देना, मुझे लगता है दोनों की ही जिम्मेदारी है, किसी एक पर। ज्यादा किसकी? सर जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं वह ब्यूरोक्रेट ही होते हैं, तो मुझे तो लगता है इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही या पॉलिसी मेकिंग में कमी? सर, जहाँ तक मुझे लगता है सर इम्प्लीमेंटेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। खैर, इसको तुम देख लो, जी इतना आसान नहीं है, क्योंकि पॉलिसी बनी और पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, फिर तो इम्प्लीमेंट करने वालों की दिक्कत है। जी अगर पॉलिसी में ही कहीं हार्डवेयर पे कोई जोर नहीं था, तो फिर जी। किसकी जिम्मेदारी है? ये सोचने की बात है ना। अब भी तो PLI वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए हैं, है ना। तो फिर ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बना है, जी इंडिया क्वांटम मिशन बना है, जी बन रहे हैं, लीडरशिप बना रही है, इसमें किसी सरकारी अफसर का योगदान नहीं है। अब वो इम्प्लीमेंट कितने अच्छे होंगे, उसमें सरकारी लोग, इंजीनियर, अफसर, इन सब का योगदान होगा। जी तो इसको सोचो बैठ के, आपका इंटरव्यू 4 फरवरी को है, अभी टाइम है, जी तो क्लियर वो होना चाहिए एटीट्यूड, हम्म है ना, कि भाई मतलब गोलमोल मत रखो किसी चीज़ को। वहाँ भी यही देखा जाएगा कि जो जवाब दे रहे हो वो हाँ और ना में है, या वो ग्रे एरिया में भटक जाते हैं आप। अच्छा, है ना? डेफिनेटली। हाँ, तो मैं ये पूछूंगा कि इंडिया और चाइना के 5 साल बाद संबंध कैसे होंगे आपकी राय में? सर मुझे लगता है संबंध काफ़ी बेहतर लेवल पर हो सकते हैं। हम तब तक अपने जो सीमा तो आज मुद्दे क्यों हैं। नहीं बेहतर है फिर? आज जी। क्या चीज़ आड़े आ रही है? जी सर, मुझे लगता है जैसे सीमा मुद्दा जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में, हम बातचीत के माध्यम से इसको सुलझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो जो निकटवर्ती वर्षों में हम इसको सुलझा सकेंगे। अब अभी तक क्यों नहीं समझाया? हमारी कमी है, चाइना की कमी है, या दोनों की कमी है? सर मुझे लगता है कमियां तो इसको मैं नहीं कहूँगा कि और किसी क्या की कमी है। सर इस चीज़ को ये कि ये संवेदनशील मुद्दे हैं, इनमें बातचीत में थोड़ा समय लगता है। 5 साल बाद निमट जाएंगे। अगर आज 2024 है,
2019 में मैं ये सवाल पूछता आपसे इसी बोर्ड में, जी तो भी आप यही कहते कि साहब निमट जाएगा, अभी निमटा तो है नहीं। जी। सर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें लंबा या लंबा एक रास्ता तय करना होता है, लंबे की मैं बात बताता हूँ, आप जी। उसका जवाब दीजिएगा। जी हमारा इंडिया चाइना ट्रेड जो है आज के दिन लगभग 125 बिलियन डॉलर के करीब है। जी हम उनसे ज़्यादा है, बल्कि हम उनसे 120 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हम केवल 19-20 बिलियन डॉलर करते हैं। तो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहता है। जब गलवान हुआ तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट 60 का रहा हो अप्रॉक्सीमेटली। जी जब गलवान हो गया और ये बात हुई कि साहब चाइना गुड्स का बहिष्कार किया जाए, तो वो बैलेंस ज़्यादा हो गया कम होने की वजह। जी तो गौर करिएगा इन चीज़ों पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर विचार करो कि इंडिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या कोई भी राजनीति हो, ये तो राजनीति नहीं है, ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रेड के मामले में ये चीज़ें विचार करने की ज़रूरत है आपको ओपिनियन बनाने से पहले, है ना। तो हम इंटरव्यू तो आपका समाप्त करते हैं। और आपको फीडबैक देते हैं जी। तो फीडबैक हमारा ये है कि हमारा और प्रोफेसर साहब का एक जॉइंट फीडबैक मैं दे रहा हूँ कि एक तो ये पूरी इंटरव्यू की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको दी जाएगी, उसको ध्यान से देखिए, है ना। 2-3 चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दी है जी मगर वो तो रिमार्क थे। एज सच आप की पर्सनैलिटी, यू हैव वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, यू हैव ए क्लियर एक्सप्रेशन, दो इट नीड्स टू बी क्लियरर, डेफिनेटली, है ना। आई ट्राई। आप देखने में अच्छे लगते हैं, प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है और वो बहुत मतलब अच्छा और भी अच्छा बनाया जा सकता है। ये ब्रीफ रहा। अब सवाल ये है कि तैयारी में को कैसे पुख्ता किया जाए, तो उसका तरीका हम सभी को ये बता रहे हैं भाई कि 2 जगह से सवाल आएंगे। एक तो आपका डैफ होगा, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और आपने तो एमए भी कर लिया है तो बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो डैफ रिलेटेड सवालों की लिस्ट बना जी और लिस्ट के साथ साथ हर सवाल के जवाब में एक छोटा नोट बनाइए, डिजिटल या हाथ से, जो भी आपका तरीका हो। यही प्रक्रिया आप करंट अफेयर्स के विषयों के बारे में अख्तियार करिए। पिछले 30 दिनों का कोई डिजिटल वर्जन ले लीजिए इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर का, और उसमें देखिए टॉप न्यूज़ हर दिन की, ओपिनियन एंड एक्सप्लेन्ड, और देखिए उसमें कौन से ऐसे विषय हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, है ना। ज़्यादा समय नहीं है मगर जितना भी है 3 दिन और आज है 23, 7 दिन, लगभग 10 दिन है जी तो आपकी तैयारी पहले ही काफ़ी अच्छी है। तो उसमें ये इजाफा करिए, है ना। जी तो ये नोट बनाने के बाद दोनों कैटेगरीज में आप बुलेट पॉइंट्स हर नोट में बनाइए जी कि क्या विषय है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर है। जैसे मैंने कहा इंडो चाइनीज़ ट्रेड, इंडो चाइनीज़ डिफेंस रिलेशन, ईच एंड एवरीथिंग, और क्या उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या जवाब हो सकते हैं, जी बुलेट पॉइंट्स, है ना। और उनको रिवाइज करिए, नए विषय इंक्लूड करना अवॉइड करिए क्योंकि नया ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। जो हैं आपके जानकारी के विषय उन्हीं को पक्का करिए, मतलब रटना नहीं है, समझना है। और गलती से भी मुंह से ये ना निकले कि मेरे याद नहीं है, क्योंकि याद करने का मतलब ये लगाया जाएगा कि आपने विषय को रट लिया है। जी ठीक, हम यही सलाह सबको दे रहे हैं भाई। तो इसके हिसाब से आपको नोट बनाने के बाद फिर रिवाइज एंड रिवाइज, कीप रिवाइजिंग जितना भी टाइम मिले जी। तो जो भी आपकी जानकारी है, ज्ञान है, समझ है, वो पुख्ता मजबूत होती जाएगी।
है ना, उसी हिसाब से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उसी हिसाब जो नहीं आता उसको थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, बट डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। आगे वो कोई और सवाल पूछेगा आपसे, है ना। अच्छा, आपको कुछ पूछना है? सर यही जैसे कि आपने पूछा कि 5 साल बाद रिलेशन कहाँ होंगे, तो मैं तो यही बोलूंगा सर कि अच्छे होंगे। अब वहां पर आप नहीं। अपोजिट नहीं कह मतलब नहीं, क्यों नहीं कह सकते? गलवान में जिस तरह का कन्फ्रंटेशन हुआ तो है ही। अब कोई आपसे 2014 में पूछता कि 6 साल बाद कहाँ होंगे और आप कहते नहीं बहुत अच्छे होंगे, तो ये बेवकूफ़ी की बात होती है नहीं कहना। सर बेहतर क्या होगा फिर इसमें कहना? बेहतर ये होगा कि साहब देखिए, ये मुद्दे हैं इंडिया चाइना के बीच में, इनसे संबंध सुधर भी सकते हैं और इनसे टेंस भी हो सकते हैं। आप देखिए जो इंडो चाइना का ट्रेड बैलेंस है, ये लगातार खराब ही होता जा रहा है, इंडिया के अगेंस्ट ही होता जा रहा है चाइना के फेवर में। क्यों? Isn't it? तो इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनसर्टन है चीज़ें, ट्रेंड चल रहा है, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। और इवन यूएस इज डिपेंडिंग ऑन चाइना इन ट्रेड इन मेनी थिंग्स। वो कह रहे हैं 60% हम टैरिफ लगाएंगे, आखिर में 10% लगा केवल, कोई वजह तो होगी ना। इस तरह से तो आप इस तरह जवाब रखिए कि भाई देखिए, हाथ में किसी के नहीं, कोई नहीं बता सकता, मगर मेरा असेसमेंट ये है कि इन वजह से रिलेशंस टेंस हो सकते हैं। मगर अगर चाइना बुलिंग छोड़ दे, सभी देशों के साथ बुलिंग कर रहा है, दूसरे खाम अमेरिका जैसे देशों के साथ पंगा ना ले, जी, है ना, रूस को जैसे यूक्रेन में मदद कर रहा है, ये भी तो एंटी ग्लोबल एक्टिविटी है ना। अगर ऐसा होता है तो संबंध अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद का कोई आपके लिए कोई एस्ट्रोलॉजर भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आपके और हमारे लिए। इसी तरह संबंधों की बात है, आपकी समझ पूरी होनी चाहिए कि कोई चीज़ जो है आपके हाथ से निकले ना। कह नहीं सकते आपके अच्छे होंगे या खराब, साफ। जी, ये तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपका स्पीड कुछ ज़्यादा है बोलने का है। जी, मैं कोशिश करूंगा कि धीरे बोलूं। जी, थोड़ा सा। जी बिल्कुल। तो दूसरा है कायदे से कि आपसे कोर्ट के बारे में पूछा गया था शायद? नहीं हुआ फिर सवाल। नहीं पूछा गया था, जी। एनी हाउ कोई बात नहीं है। जी, तो आपने बहुत सारी चीज़ों का जवाब देने का प्रयास किया है। हम चाहेंगे थोड़ा सा बिल्कुल करंट जो है 3-4 दिन की बात तो छोड़ दें, लेकिन उससे पहले 1 महीने पहले की भी देखें। सिविल न्यूक्लियर डील की बात आई थी, जी, क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड की जो किस लिए किया जा रहा है, अभी जो मीटिंग हुई थी यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हमारे में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हुए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी, से बातचीत हुई है, बहुत सारे मुद्दे हुए हैं। जी, इंडो पैसिफिक ओशन में जो चाइना की गतिविधियां हो रही हैं, उस पर बुलिंग हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने का। तो मेरा इतना ही कहना है, मैं ये दृष्टांत दे रहा हूँ। मुझे शायद मैं उसे पूछने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आया कि शायद पूछ लिया गया, पता नहीं कैसे, अदरवाइज मैं काय के बारे में, क्वाड के विषय में हाँ, एज टू व्हाट वाज डिस्कस्ड ओवर देयर। जी, तो एनी हाउ, तो कहने का ये है, तात्पर्य ये है कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद होता है, उसमें आप असेस करना चाहते हैं कि कौन सा एरिया ऑफ ब्लाइंडनेस है या ये डार्क जोन्स कहाँ हैं आपके। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। या आपसे सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में पूछा तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। ये 10 दिन भाई करीब 15-20 दिन पहले जब माननीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई थी, तब उस समय प्रोमिनेंटली अखबारों में आ रहा था, और आप इसको भूलना शुरू कर रहे हैं। काय के बारे में, सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में डील आ रहा था, बहुत आ रहा था, बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा था। और उसके बाद एंटिटीज की बात आ गई, तो मैं जब आपने यहीं पर नहीं जवाब, तो फिर मैं एंटिटीज पूछा नहीं आपसे, जिसमें 3 एंटिटीज को बताया भी गया था, इनको एब्जॉल्व कर दिया गया है कि चलिए बार्क है और क्या कहते दो तीन, मुझे ध्यान उतर रहा है। तो मैं बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो भी है डैफ्ट में है और जो भी करंट अफेयर्स, उसको अच्छी तैयारी कर लीजिए। ये मत सोचिए कि वो जो 1 महीने पहले का हो गया तो मामला भूल गए। बड़े प्रेसिंग इश्यूज हैं। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था। और आपने जो बताया, क्या कहते हैं, भारत के गौरवशाली इतिहास के विषय में, तो हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ, शायद ऐसा महसूस हुआ
कि आप एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा, माने आप हर एक चीज़ को शायद आप इंक्लूड करते जा रहे हैं भारतीय गौरवशाली इतिहास में, और उसके पीछे कोई एविडेंस है या नहीं है, मुझे कोई ऐसा एहसास हो रहा था। तो मेरा ये कहना है, और आपने बाद में जो रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री बड़ा अच्छा आपने कहा कि दिस शुड बेस्ड ऑन एविडेंसेस, यू नो। तो आप जो भारतीय गौरवशाली इतिहास के विषय में जितनी भी चीज़ें बताएं, काफ़ी चीज़ें आपने बताई, गिना दी हैं, उसके पीछे जरा एविडेंस पर जरूर ध्यान दीजिएगा बैठ करके, जी। जिससे कि आप कोई भी चीज़ को आप कहें तो उसको आप बैकअप कर पाएँ, बैकअप करना। ऐसे बहुत स्टडीज़ भी हुए हैं। और इंडियाज़ इकोनॉमिक सिनेरियो, जो जब क्या कहते हैं हम गुलाम थे, तो उस समय क्या हमारी पोजीशनिंग थी, हमारे जीडीपी क्या पोजीशन, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बैठ कर, उसमें बहुत किताबें भी लिखी गई हैं, पहले भी लिखी गई थी, आज भी लिखी गई हैं। तो ये सब चीज़ों को ज़रा सा, चूँकि जब इतिहास की बात करें, गौरवशाली इतिहास की बात करें, तो आपके जो भी चीज़ें हैं दे शुड बी बैक्ड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स आल्सो, जो भी आपको जानकारी है। क्योंकि होता क्या, जब आप कुछ कहेंगे तो अगला प्रश्न उठ सकता है इसके विषय में बताइए, तो उसमें आप वांटिंग ना पाए। आपने बहुत चीज़ें गिना दी थी, इसलिए मैं पूछना चाह, इतना ही कहना चाह रहा था। विवेक जी, जी सर। थैंक यू, जी। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद सर।